अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना सर शराज अहमद और आज की इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हमारा 5वां यूनिट है जिसका हमारा ये लेक्चर है फैक्टर अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन। तो जैसे कि आपको शो हो रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन जो आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हो, जो ब्रीथिंग का एक प्रोसेस है, उसको क्या चीज़ अफेक्ट कर रही होती है, कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी रेट को, मतलब आपका जो रेट है ब्रीथिंग का जो पैटर्न है, उसको कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। उनमें सबसे पहला आ जाता है रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करने वाले कि आप पर मिनट में कितनी दफ़ा ब्रीथ करोगे। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी रेट है। उसमें एक्सरसाइज जो है वो आपका एक्सरसाइज है, इसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी इंक्रीज हो रहा होता है। अब एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ यूज़ होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड को मीट करने के लिए आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इन द सेम स्ट्रेस की केस के अंदर जब कोई भी इंसान स्ट्रेस में कंडीशन में होता है, फाइट और फ्लाइट की रिस्पांस के अंदर होता है, जिसमें उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो रेस्पिरेटरी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट्स फास्टर ब्रीथिंग। आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अंदर आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, ये जो आपकी ब्रीथिंग है वो कैसे इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो कैसे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें, ड्यूरिंग आपका जब आपका हॉट इन्वायरमेंट होता है या हॉट वेदर होता है, उसके अंदर क्या होता है, हॉट वेदर के अंदर क्या होता है, जरा देखिएगा। हॉट वेदर के अंदर यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया है जिसके अंदर आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है, जैसे आपका टेम्परेचर, आपका इर्द गिर्द का एनवायरमेंट जो है वो हॉट होता है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जब आपकी बॉडी डिटेक्ट करती है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो आपकी बॉडी उसको कोप करती है, मतलब कूलिंग के मेथड्स को, जो कूलिंग के जो मेथड्स हैं डिफरेंट, उसको यूज करती है ताकि कूलिंग इफेक्ट पैदा किया जाए, जिसमें आपका पसीना आपको आना शुरू हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे आपका ब्लड जो है वो मिनिमम, या क्योंकि आपका जब ब्लड वेसल्स डायलेट हुए ना, तो आपका जो ब्लड था वो इजीली आपकी स्किन तक आ गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा था नहीं, तो ब्लड वेसल्स तक आपका ब्लड आ गया, तो वहां से क्या हुआ, हीट उसने डिसिपेट करना शुरू कर दी या बाहर बहकना शुरू कर दी। ठीक है, वैसोडाइलेशन के अंदर। उसके बाद बॉडी यूजेस मोर एनर्जी टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस। इस तरह से आपका आपका हॉट इन्वायरमेंट के अंदर क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बात समझिएगा, आपका हॉट टेम्परेचर, आपका हमने ये बात की कि हॉट इन्वायरमेंट के अंदर आपका जो रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हॉट इन्वायरमेंट के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है ना वर्क करना पड़ रहा है, ताकि वो जो है ना आपकी बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है, वो आपकी बॉडी से हीट निकाल के बाहर फेंकेगी, तो उसमें एनर्जी यूज हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हॉट इन्वायरमेंट आया, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए थी बॉडी को अपनी हीट को बाहर फेंकने के लिए। अब जैसे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो, मेटाबॉलिज्म में आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इस वजह से क्या हुआ कि आपका जो रेस्पिरेशन था वो भी इंक्रीज हो गया। बात को समझिएगा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद ये है कि ये वाला मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे ही आप ऊपर जाते हो, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कोई भी चीज जब वो हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, कोई भी चीज जब भारी होती है तो वो नीचे आ जाती है। आपकी जो एयर है ना, एयर में मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी या ज्यादा होगी, समझिएगा। जो जैसे ही आपकी एयर हल्की होती है ना, वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। मतलब जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं ना, तो वहां पे जो एयर होती है ना, उसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारे वो ऐसे होते हैं। लेकिन अगर उसको हम देखेंगे सी लेवल के ऊपर, तो वहां पे ऐसे होंगे। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वहां पे क्या होंगे, ऐसे होंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है ना यहाँ पे ज्यादा होंगे, और यहाँ पे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मैंने आपको बताया कि आपकी जो एयर है वो लेस डेंस हो जाती है, जबकि लो बाउंड्री के ऊपर सी लेवल के ऊपर आपकी जो एयर है वो डेंस हो जाती है, हाई डेंस हो जाती है।
लेस डेंस होने की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहां पे होते तो हैं अल्टीमेटली, बट वो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से वहां पे जो आपको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वहां पे ऑक्सीजन की, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स कम हो गए यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक जगह पे, तो उस वजह से लो कंसंट्रेशन की वजह से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपका जो ब्रीथिंग था वो इंक्रीज करना पड़ गया, ताकि हमने तो देखो हमने तो वहां पे जिंदा रहना है, तो हमने ऑक्सीजन की डिमांड को तो कंप्लीट रखना है, तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो चेंज करना पड़ेगा, हमें तेज तेज सांस लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें ज्यादा जो है ना रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखें फैक्टर दैट डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, बॉडी को पता चल गया यार अब मैंने ज्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं करना, अब तो टेम्परेचर है ही वैसे मेंटेन, तो मैं क्या उसको चेंज करूं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म कम हुआ, मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई और आपका जो रेस्पिरेटरी रेट था वो भी कम हो गया। उसके बाद सर्टेन मेडिकेशन जैसे नारकोटिक्स, मॉर्फिन, बार्बिट्रेट्स और पेंटोबार्बिटाल, ठीक है, पेंटोबार्बिटाल जो है ना उसने क्या किया, डिप्रेस किया रेस्पिरेटरी सेंटर। अब आपका ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेड्यूला में, मेड्यूला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि आपकी जो ऑक्सीजन या रेस्पिरेटरी रेट है इसको जो है ना वो मेंटेन करता है। तो ये क्या करती है, ये मेडिकेशन आपके उस ब्रेन सेंटर के ऊपर इफेक्ट करती हैं और आपके जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको कम कर देती हैं। उसके बाद है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब आपके सर के ऊपर या आपके जो क्रेनियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन स्टेम फंक्शन अफेक्ट होंगे, उसकी वजह से वही बात है जो आपका सेंटर होगा वो अफेक्ट हो जाएगा और आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका जो रेस्पिरेटरी डेप्थ है, मतलब मैं कितना ज्यादा सांस अंदर लेके जा रहा हूं, कितनी डेप्थ में लेके जा रहा हूं, दिस इज योर रेस्पिरेटरी डेप्थ या वॉल्यूम। इसमें अंदर क्या होगा कि रेस्पिरेटरी डेप्थ वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय चेस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, आपकी चेस्ट मूवमेंट्स। अगर नॉर्मल है आपका तो एक्यूरेट एयर ऑक्सीजन होगा, मतलब नॉर्मली आप सांस, जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं साथ साथ मैं सांस भी ले रहा हूं, तो एडुकेट एयर एक्सचेंज है। लेकिन अगर मैं डीप वॉल्यूम जो है ना वो अंदर लेके जा रहा हूं, ऑक्सीजन का डीप वॉल्यूम मैं लंग्स के अंदर लेके जा रहा हूं और स्केल कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम लंग्स की एक्सपेंशन को मैक्सिमम कर रहा है, तो क्या हो गया, आपका जो डेप्थ है वो ज्यादा हो गई। इन द सेम वे शैलो में क्या होगा कि आप मिनिमल गैस एक्सचेंज कर रहे हो इन्वॉल्विंग लिमिटेड लंग टिश्यू, बहुत कम जो है ना मिनिमम लेवल के ऊपर आप जो मतलब बहुत आप इजी ऊपर से शैलो जगह से जो है ना आप ऑक्सीजन का एक्सचेंज या आपके एयर का जो एक्सचेंज है वो आप कर रहे हो, ठीक है। ये होती है रेस्पिरेटरी डेप्थ और वॉल्यूम, कि आप कितना ज्यादा लंग्स को एक्सपेंड करते हो इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी डेप्थ और वॉल्यूम। उसके बाद जो टाइडल वॉल्यूम, अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि आपने जो ऑक्सीजन इनहेल, अभी मैं समझिएगा इस बात को, टाइडल वॉल्यूम में क्या होगा, मैंने 500 ml जो है ना अभी एयर जो है वो अंदर लिया, तो दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, और इतनी ही मैंने बाहर निकाली है, तो ये क्या हो गया, ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड पर ब्रेथ, एक ब्रेथ के अंदर मैंने जितना वॉल्यूम जो है एयर का अंदर लेके गया और जितना मैं बाहर लेके गया, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अभी इसका कॉन्सेप्ट आपने ऐसे समझना टाइडल वॉल्यूम का, ये 500 में अंदर लेके गया और 500 ही मैंने बाहर वापस दिया, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड जो आपका बराबर होगा। उसके बाद बॉडी पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका रेस्पिरेटरी रेट। अगर आप बेटा उल्टे सोए हो, आप स्पाइन पोजीशन में आप ऐसे सोए हो उल्टे, तो उसके अंदर क्या होगा, जब ऐसे आप उल्टे सोओगे बिस्तर के ऊपर बेड के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो जो आपका लंग्स की जो कैपेसिटी है एक्सपैंड होने की वो कम हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। क्या होगा स्पाइन पोजीशन के अंदर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन द थोरेसिक कैविटी, क्योंकि हम उल्टे सोए हुए तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी ज्यादातर थोरेसिक कैविटी के अंदर पड़ा होगा, वो नीचे नहीं जा रहा होगा। एक चीज ऐसे पड़ी है तो इसका यहाँ से जो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, समझ आ रही है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका ब्लड वॉल्यूम जमा हो गया, कंप्रेसेस द हीट, कंप्रेसेस द चेस्ट, रिड्यूसिंग आपके लंग्स का जो एक्सपेंशन था वो भी कम हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके लंग्स के अंदर जो एयर जा रही है ना, अरेशन, पुअर अरेशन, वहां पे एयर का जो फ्लो है वो कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लूइड स्टेसिस एंड इन्फेक्शन। अब देखो मेरी बात समझो, ये आपका जो है ना ये आपका लंग्स है, ये लंग्स है, और लंग्स के अंदर ना ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये ना आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स से भी फ्लूइड निकल के इन लंग्स के अंदर आता है। उसके अलावा इस लंग्स का अपना भी म्यूकस जो है, म्यूकस वाले सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे म्यूकस क्रिएट करते हैं। जैसे कोई चीज बाहर से आती है ना अंदर, जिसमें अब देखो मैंने सांस लिया, इसमें डस्ट भी जा रही है, डस्ट पार्टिकल्स भी जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं, लंग्स के अंदर जा रहे हैं। तो लंग्स के अंदर जा रही हैं तो वहां पे कोई चीज कैप्चर करने वाली भी तो होगी, नोस्ट्रिल्स के अंदर भी ये चीज होती है।
तो क्या होगा, यहाँ पे जो म्यूकस है वो यहाँ पे उन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन पार्टिकल्स हैं, उनको वो कैप्चर कर रहे हैं। और जब मैं खांसता हूं, बलगम बाहर निकलता है, तो उस बलगम के थ्रू जो हमारा जितना भी हमारा डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर निकल के और हम उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये अगर 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 आप स्पाइन पोजीशन में लेटे हो तो ये क्योंकि फ्लूइड पुअर प्रॉपर एरेशन नहीं हो रही, उसकी वजह से क्या है, वहां पे फ्लूइड जो वहां पे फंसी गया, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड स्टेसिस होगी और इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपराइट पोजीशन। हमने देख लिया। अब अपराइट पोजीशन में क्या होगा, मैं सीधा लेटा हूं, सीधे लेटे में क्या होगा, लंग एक्सपेंशन ज्यादा होगी, गैस एक्सचेंज ज्यादा होगा, सिंपल है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकेशन और रेस्पिरेटरी डेप्थ, कि मेडिकेशन यूज करने से क्या इसका नुकसान होगा। सबसे पहले नॉर्कोटिक्स, मॉर्फिन, हाई डोजेस ऑफ बार्बरेट्स डिप्रेस द ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर, जो मैंने आपको मेड्यूला बताया, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, वो इसको बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेप्थ और रेट जो है वो कम हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है कि ज्यादा जल्दी से सांस ले रहे हो, आपकी ब्रीथिंग जो है वो रैपिड है और डीप ब्रीथिंग है। हाइपो का मतलब है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है और हाइपो का मतलब होता है कम। इसमें क्या होगा, हाइपो वेंटिलेशन में क्या होगा, शैलो ब्रीथिंग होगी, इनसफिशिएंट ब्रीथिंग होगी। रेस्पिरेटरी रिदम क्या होता है, मतलब आप ऐसे रिदम के साथ सांस ले रहे हो, दिस इज योर रिदम। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर बच्चों के अंदर, अगर आपने पीरियड्स वार्ड में ड्यूटी किया तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे जो है ना, बेसिकली बच्चों के अंदर इरेगुलर रिदमिक पैटर्न पाया जाता है, जिनको कोई ना कोई लंग्स का या नमोनिया का या कोई इनको जो है ना कोई भी इस तरह का नमोनिया या कोई भी लंग के रिलेटेड इशू होता है, तो उसके कंडीशन के अंदर ये वाली चीज होती है। अब रेगुलर ये क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम रेफर्स टू द रेगुलरिटी ऑफ द ब्रीथिंग साइकिल। रेगुलर रिदम में क्या होगा, इवनली स्पेस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है। इरेगुलर में क्या होगा कि आप मोर इन कॉमन इन्फेंट्स हैं और रिक्वायर क्लोज असेसमेंट। इसमें ना मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से मेजरमेंट करनी पड़ेगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी कि जो बच्चा है उसकी असेसमेंट, जो उसका जो रिथम है ब्रीथिंग का वो कैसा है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी क्वालिटी, आपकी जो रेस्पिरेटरी है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब इस क्वालिटी से क्या मुराद है कि रेस्पिरेटरी क्वालिटी रेफर्स टू डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीथिंग। एक इंसान जो है ना नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है तो उसकी रेस्पिरेटरी क्वालिटी इज गुड, लेकिन एक इंसान को बहुत ज्यादा मतलब जोर लगा के सांस लेना पड़ रहा है, बार बार सांस लेना पड़ रहा है, तेज सांस लेना पड़ रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी रेस्पिरेटरी क्वालिटी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, पहला होगा लेबर्ड ब्रीथिंग, उसको बहुत ज्यादा ना अपनी तरफ से एफर्ट लगानी पड़ रही है सांस लेने के लिए। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझे इतनी कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं। लेकिन एक बंदा स्पेशली बैठ के ऐसे सांस ले रहा है, एफर्ट लगा के कर रहा है, तो इसका मतलब यह कि लेबर्ड ब्रीथिंग है। अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स क्यों होंगे, जब कोई भी आपको लंग्स का इन्फेक्शन, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी इस तरह की चीज होगी, उसके अंदर डिफरेंट जो है ना लंग साउंड्स पाए जाते हैं। मैं आपको सुना देता हूं, विजल्स, क्रैकल्स एंड अदर एडवेंटिशियस साउंड्स में इंडिकेट रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहते हैं डिजीज को। किसी भी डिजीज की कंडीशन के अंदर क्या होगा, किसी भी डिजीज की कंडीशन के अंदर ये वाले साउंड्स हमें सुनने को मिल सकते हैं। यहां पे अभी जरा सुनिएगा, सुनते जाना बस आपने, ठीक है। ये देखें, ये वी साउंड है, कंटिन्यूस साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये देखें, ये क्रैकल्स है, ये देखें क्रैकल्स की तरह आवाज आ रही है। स्टीडर, ये एक शार्प इंटेंस आवाज है, ये देखें जरा, ठीक है। ये आपके ब्रेकियल ब्रेथ साउंड है। अब हमने जो पढ़ने हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए मैंने उनकी अलग अलग वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं। ये स्टीडर साउंड है, ये तरह देखिएगा, स्टीडर। हाई पिच्ड साउंड है ये। उसके बाद अब ये स्ट्रिटर जरा सुनिएगा, तो ये साउंड आपका स्ट्रेटर है, ठीक है। और ओके, बैक टू द लेक्चर। तो अब मैं आपको जरा दिखाता हूं, अब जरा देखिएगा, यहां पे क्रैकल्स मैंने आपको सुना दिए सारे। एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स विद एग्जांपल्स, ये सारे जो साउंड्स है ना इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स। और ये आपका बेटा यूएचएस के अंदर 2010 के अंदर क्वेश्चन आया था, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स। अब
सिंपल बात है, अगर आप इसको कहीं और से भी पढ़ते हो ना तो आपको ये कोई भी नहीं बताएगा एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन इतना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। स्टेटर मैंने आपको बताया कि एक श्रिल हार्श साउंड है जो कि इंस्पिरेशन के दौरान हम सुनते हैं और कॉमनली विद लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। आपको पता है लेरिंग्स आपकी जो वॉइस बॉक्स है, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, अगर ब्लॉक हो गया तो एयर जाएगी नहीं, जाएगी तो वो साउंड करेगी, तो उस साउंड को हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटर। उसके बाद क्या स्ट्रेटर? स्ट्रेटर एक स्नोरिंग और सोनोरस रेस्पिरेशन है यूजुअली कॉज्ड बाय पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा होता है और ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। उसके बाद व्हीजिंग मैंने आपको सुनाया, मैंने कहा था कंटिन्यूस साउंड है, हाई पिच्ड कंटिन्यूस साउंड है। बबलिंग जैसे गर्गलिंग साउंड्स होते हैं, हेयर्ड एज एयर पासेस थ्रू द मॉइस्ट क्रिएशंस, जैसे पानी की आवाज नहीं होती, पानी की आवाज वैसे इसमें से आवाज आ रही थी बबलिंग की, ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस, क्या आपका रेस्पिरेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कितना ज्यादा एलिमिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन अपटेक उसका कितना है, एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम के अंदर कितनी ऑक्सीजन जो है ना वो जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम उसको एक्सपेल्ड कर रहे हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर जो नॉन इन्वेसिव मेथड टू असेस द रेस्पिरेशन। अब मैंने इसकी ना आपको तस्वीर दिखाई है, ये देखें जरा बेटा, ये आपका पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये जरा देखिएगा, दिस इज योर पल्स ऑक्सीमीटर। और यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, ये जो है ना, ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है और ये आपका पल्स है, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये आपका बेसिकली आप इस तरह से इसको मेजर कर सकते हो। पल्स आपको पता है कि आपकी 60 to 100 होती है और आपकी जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वो 95 to 100 जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। उसके बाद देखें ब्लड प्रेशर। अब ये हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है? प्रेशर क्या होता है? पहले तो ये देखो, प्रेशर इज समथिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके ब्लड प्रेशर के अंदर कौन प्रेशर लगा रहा है? हमें नजर आ रहा है कि ब्लड जो है वो प्रेशर लगा रहा है। ब्लड प्रेशर कहां पे लगा रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया। किस एरिया पे लगा रहा है? ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है, ये देखिएगा जरा, ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है, यहां से ये ब्लड जा रहा है और ब्लड ना ये कभी इधर ठोकर मारता है, कभी इधर ठोकर मारता है, ऐसे ये इधर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो ब्लड वेसल्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। समझ आ गई? इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लड प्रेशर। इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटरी ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। अब ये क्या है? ये फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू द कार्डिक साइकिल। जो हमारा कार्डिक साइकिल है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है। हम इसको मेजर करते हैं मरकरी मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg के अंदर हम इसको कवर मेजर करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये हमारा सिग्वो मानोमीटर जो है ना यहाँ पे शो कराया जा रहा है, जिससे हम जो है ना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ये जो आपको ये चीज नजर आ रही है, ये सारी ये आपका कफ है जो हम लपेटते हैं पेशेंट के ऊपर ना, लपेटते हैं। जो हमारा बेसिकली ब्लेडर होता है ना, ब्लेडर रख के उसके ऊपर जो हम लपेटते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए, वो हमारा कफ होता है। ये वाल्व होता है जहां से हम उसके अंदर उसको खोल के एयर को ना इसको हम बंद करके एयर फिल करते हैं, फिर इसको खोलते हैं आहिस्ते से तो एयर रिलीज होती है। ये हमारा वाल्व होता है। ये हमारा बल्ब है जिसके जरिए हम प्रेशर के जरिए एयर जो है वो पुट करते हैं हमारे कफ के अंदर और हमारे ब्लेडर के अंदर। उसके बाद ये जो है ना, ये ट्यूब जो है वो जा रही होती है मेजरमेंट वाले जो टूल है, सिग्मोमानोमीटर है, उस तक जा रही होती है, जो कि असल में ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा होता है। ये आपका कफ है, ये आपका ब्लेडर है, ये ब्लेडर की लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। और लेंथ और विड्थ का भी बड़ा चक्कर है, मैं आपको समझाता हूं, बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, सिंपल मैंने आपको सिंपल याद करवाना है, याद रहेगा हमेशा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है। सिस्टोलिक मैंने आपको एक पहले निमोनिक बताया था। सिस्टोलिक सामने याद रखना, एक सिस्टर की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर दो सिस्टर्स हों तो उनकी वैल्यू कम होती है। लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। एस से आपने याद रखना स्क्वीज, SQU स्क्वीज। कोई भी चीज जब स्क्वीज करेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। और डी से आपने क्या याद रखना है कि आपकी जो लो वाली वैल्यू है, जो आपकी लोअर वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने इस तरह से याद करना है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज। डायस्टोलिक जो है वो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज होता है, व्हेन द वेंट्रिकल्स आर द रेस्ट डायस्टोल, लोएस्ट ब्लड प्रेशर मेंटेन बिटवीन द हार्ट बीट्स। अब पल्स प्रेशर क्या है? इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू जो है पल्स प्रेशर की 40 होती है, मतलब 120 माइनस 80 वो क्या होगी? 40, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू 40 होती है और कैन राइज टू 100 ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, इंक्रीज भी कर सकता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो इससे जो डिफरेंस है ना दोनों के दरमियान, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इंक्रीज अगर आपका पल्स प्रेशर है, इसका मतलब ये है कि आपको हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो, कि
कि आपके ब्लड के आपके जो ब्लड वेसल्स उनके अंदर क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन इन विच फाइब्रस टिश्यू जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है। ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। यहां पे क्या होगा देखिएगा जरा, यहां पे क्या होगा, यहां पे एक ऐसे फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा, ये वाला, ये आपका फाइब्रस टिश्यू बन गया। इस फाइब्रस टिश्यू की वजह से क्या हुआ, ये हार्ड येलो प्लीक भी हम इसे कहते हैं। फाइब्रस टिश्यू की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड था ना उसको गुजरने में मुश्किल हुई, और यहां से जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं ना वो ऐसे से इधर आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे आना आते रहते हैं। और ये जो है ना, ये अब मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। अब यहां पे देखिएगा, ये अब ये होते होते क्योंकि यहां से पार्टिकल जैसे अंदर जा रहे हैं, पार्टिकल अंदर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे बंद हो जाएगा, और यहाँ पे बंद होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की, ब्लड सेल्स की वजह से यहाँ पे सारी ब्लॉकेज हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हार्ट अटैक। ठीक है। अब क्या है कि पल्स प्रेशर में क्या है, इंक्रीज पल्स प्रेशर का मतलब यह है कि इस पेशेंट को जो है एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर के अंदर है। उसके बाद डिक्रीज ब्लड पल्स प्रेशर क्या है, लेस देन 25 mg कैन सीन इन सीवियर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। क्या आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहा है, इस वजह से आपका जो प्रेशर है, पल्स प्रेशर, वो इतना कम हो गया। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। अब ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट जो है ना वो कैसे होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप ब्लड प्रेशर किस तरह से मेजर करोगे, मतलब वो अब स्किल है आपकी कि ब्लड प्रेशर आपने कैसे मेजर करना है, कि आपने यहाँ पे कफ को बांधा, आपने उसको पूरा जो आपका कफ था आपने इसको पूरा बांधा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उसको आपने स्फिगोमोमीटर के साथ अटैच किया, उधर वहां से आपने रीडिंग करके अपना ब्लड प्रेशर ले लिया। ये पूरी एक स्किल है जो आपको बाद में एक्सप्लेन की जाएगी। ब्लड प्रेशर जो है ना आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, SBP। अब सब कंफ्यूज है, SBP का क्या मतलब है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो क्या है 120, और DPP डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो क्या है 180 नॉर्मल, हम इसको लिखते हैं 120/80, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अ नर्स शुड एस्टैब्लिश द क्लाइंट बेसिक बेसलाइन। अब एक और चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि मेरा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है ना वो 100 और 80 रहता है, हो सकता है मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120 और 80, हो सकता है कोई मेरे से ज्यादा ओबेस हो, या मेरे से ज्यादा जो है ना वो ओल्ड एज हो, या मेरे से कम हो, तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा 140 और 120 होगा, और उसके लिए वो नॉर्मल है, मतलब उसके लिए नॉर्मल है। ये जो मैंने आपको बताया ना 120 और 80, ये एक ऐसी एवरेज हमने निकाला हुआ ओवरऑल। किसी पर्सन का हो सकता है कि 80, मैं आपको समझाता हूं, किसी पर्सन का हो सकता है 180/100 जो है ना ये उसके लिए नॉर्मल है। अब एक पेशेंट मेरे पास आया, मैं एज ए नर्स उसका ब्लड प्रेशर मेजर करूंगा, मैं उसकी बेसलाइन लूंगा कि यार इस पेशेंट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना वो 180/100 है, क्योंकि उसकी एज ज्यादा है, क्योंकि उसकी ओबेसिटी है, उसकी वजह से। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बेसलाइन प्रेशर उसका 180 और 100 था, ये पोस्ट ऑपरेटिव उसका ऑपरेशन हुआ, उस पेशेंट को ऑपरेशन के बाद उसका क्या हो गया 120/80 हो गया, उसका ड्रॉप हो गया। अब समझिएगा इस बात को, यार 120/80 तो नॉर्मल है, ये तो अच्छी बात है, उस पेशेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन ये उसके लिए खतरा है। वैसे तो कोई एक नॉर्मल बंदा जो कि नर्सिंग नहीं है या डॉक्टर नहीं है तो उसको तो ये लगेगा यार पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बट ये आपको पता होगी कि उसकी बेसलाइन में क्योंकि 180 और 100 था, तो उसके लिए, उस पेशेंट के लिए 180 और 100 नॉर्मल है, और उसका नॉर्मल जो था उससे वो कम हो गया। इसका मतलब यह है कि या तो उसकी कोई मेडिकेशन का उसको वहां पे इफेक्ट हुआ है, या उसकी कोई सर्जरी का इफेक्ट हुआ है, या हो सकता है कि उसको स्ट्रोक हो गया हो सकता है उसको हैमरेज हो गया हो सकता है उसको ब्लड लॉस हो गया हो, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, जो कि उसकी बेसलाइन से कम था। ठीक है। उसके बाद है मीन आर्टियल प्रेशर, मतलब आपके जो ऑर्गन्स तक जो ब्लड प्रेशर पहुंचे, जो आपके आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर है वो कितना है। मैप इसे हम कहते हैं, मैप, कंफ्यूज नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है मैप का। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल प्रेशर डिलीवर्ड टू द ऑर्गन्स, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है जो आर्टरीज के अंदर पाया जाता है वो होता है मीन आर्टियल प्रेशर। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल पहले ही जो है ना आपके लिए ली हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहां पे अगर आप देखें, ये देखें, अब ये मीन आर्टेरियल प्रेशर है ना, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 मल्टीप्लाई बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर मिसाल दे रहा हूं 80 है, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 160 को ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसके साथ जमा करेंगे, 3 पे तकसीम कर देंगे। ठीक है। तो आपने इस तरह, अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ना कि आप ये मैप कैलकुलेट करें, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको आना चाहिए। ठीक है। या आपका एनक्लेक्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, बेटा कि आपने मैप कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहां पे मैं एग्जांपल दिया 120 और 80 एक पेशेंट का था, मैंने 120 लिखा प्लस
2 मल्टीप्लाई बाई 80, ये मेरा हो गया 160 प्लस 120/3, 280/3, ये इसका मीन मतलब मीन आर्टियल प्रेशर, ये मैप जो है वो 93.3 mmHg है। समझ आ गया। उसके बाद देखिएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? ब्लड प्रेशर, आर्टियल ब्लड प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कार्डियक डिसफंक्शन की वजह से, वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड विस्कोसिटी, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। मतलब उसका कार्डियक फंक्शन कैसा है, उसकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो उसके ब्लड वेसल्स के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है या नहीं है, उसका ब्लड वॉल्यूम कितना है, ज्यादा है कम है, उसकी ब्लड की विस्कोसिटी, उसका ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मिकदार कितनी है, ज्यादा है कम है, उसे हम कहते हैं हेमोक्रिट। और ज्यादातर जो ओल्ड एज पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो हम उसका हेमोक्रिट वैल्यू सीबीसी करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके उसके जो हेमोक्रिट वैल्यू है, जो रेड ब्लड सेल्स की वैल्यू है वो कितनी है, ज्यादा है कम है। अब यहां पे है पंप एक्शन ऑफ द हार्ट, कार्डिक आउटपुट, कि आपका जो पंप एक्शन ऑफ द हार्ट है, जो कार्डिक आउटपुट वो कितना है। मतलब अगर वीक कार्डिक आउटपुट होगा उसकी वजह से क्या होगा, लेस ब्लड होगा, लेस ब्लड आर्टरीज के अंदर जाएगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग कार्डिक आउटपुट है, स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर होगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा और ब्लड प्रेशर आपके सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा होगा, ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड प्रेशर क्या होता है? पेरिफेरल ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल ब्लड प्रेशर refers to the position encountered by blood flow within the arteries। अब जब ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है सुकून से कि चलो भाई चलते हैं, आगे से एथेरोस्क्लेरोसिस खड़ा, तेरी ऐसी की तैसी, तू किधर आ रहा है, चढ़ने करा दूंगा तो जा यहां से वापस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना वो ब्लड प्रेशर को रोक रहा है। अब ये जो प्लस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है, ये जो ब्लड प्रेशर जो शरीर बेचारा जा रहा है अपने काम से काम, ना किससे मसला ना कोई ताल्लुक, उसके दरमियान में आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, इलास्टिसिटी, ओल्ड एज, कोई भी इस तरह की चीज आ जाती है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड को जाने में मुश्किल हो रही है। ब्लड की स्पेस, ब्लड वेसल्स की स्पेस थोड़ी होगी, नैरो हो गया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। समझिएगा इस बात को। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, आर्टरियोल एंड कैपिलरी डायमीटर। अब स्मॉलर वेसल होगी, स्मॉलर डायमीटर होगा, अभी मैंने आपको बताया, उससे क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस होगी, उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। क्योंकि देखो ब्लड ने कहा मैं तो हूं गुंडा, मैंने तो जाना है, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ना होती तो ब्लड सुकून से जाता है कि चलो यार आराम से जाते हैं सुकून से, लेकिन वहां पे क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर तेजी से जाएगा, केस की ऐसी की तैसी। अब क्या है, लार्ज वेसल में क्या होगा, डायमीटर क्योंकि ज्यादा हो गया, रास्ता खुल गया, वैसोडिलेशन होगी तो ब्लड रेजिस्टेंस कम होगी और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया, नॉर्मली जा रहा है, कोई स्पीड नहीं मार रहा। अब स्मोकिंग इंड्यूसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन, जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मतलब यह है कि वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और उनको हो सकता है कि वो हाइपरटेंशन के भी मरीज हों, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उसके बाद देखिएगा आर्टेरियल कंप्लायंस। आर्टेरियल कंप्लायंस का मतलब यह है कि जब आपका ब्लड आपकी आर्टरी के अंदर गया तो आपकी आर्टरी ने उसको कैसे वेलकम किया, आपकी आर्टरी ने ब्लड फ्लो को कैसे मेंटेन किया, उसके अकॉर्डिंग कैसे खुद को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी। तो ये आपका आर्टेरियल कंप्लायंस है। हेल्दी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हेल्दी आर्टरीज कैन एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट टू अकोमोडेट द ब्लड फ्लो। हेल्दी आर्टरी है, यंग बंदे की क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द ब्लड फ्लो अकोमोडेट कर लेगी। लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है, फाइब्रस ट्यूशन की पाया जाता है, वो क्या करते हैं, इलास्टिक और मस्कुलर कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू पड़ा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ब्लड आर्टेरियल कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी और परसिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अभी आपको समझाया, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। आगे चले बेटा, ब्लड वॉल्यूम। आपका अगर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम है तो उससे क्या होगा, अब देखो अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है किसी पेशेंट का, उसको हेमरेज हो सकता है। हेमरेज क्या होता है, हेमरेज बेटा ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो ब्लड वेसल है वो रैप्चर हो सकती है। आपका अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टाइप्स के हेमरेज होते हैं, एक्सटर्नल हेमरेज और इंटरनल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज क्या है कि कोई भी वाउंड, कोई भी जख्म होता है जहां से ब्लड वहां से रिलीज हो रहा है, ब्लड वहां से निकल रहा है, जाया हो रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज ये है कि आपके जिस्म के अंदर कहीं पे कोई ब्लड वेसल रैप्चर हुई है, कहीं भी कोई ब्लीडिंग हुई है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल हेमरेज कह रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल हेमरेज कह रहे हैं। डिहाइड्रेशन, कम पानी की कमी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और रिड्यूस्ड फ्लूइड इन द सर्कुलेशन होगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कब होगा, जब आप किसी पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम था, हमने उसको आईवी फ्लूइड दे दिया, नॉर्मल सलाइन दे दी, ठीक है, उससे क्या हुआ, उसका ब्लड जो उसका वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया ड्यू टू ग्रेटर सर्कुलेटरी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। ब्लड विस्कोसिटी, कि आपका ब्लड कितना गाढ़ा है, उसके अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या, थिकनेस ऑफ द ब्लड अफेक्ट द ईज ऑफ द सर्कुलेशन।
अगर गाढ़ा होगा तो उसको मुश्किल होगी जाने में, अगर पतला होगा तो उसको ज्यादा आसानी से वो जा सकता है। हाई विस्कोसिटी थिकर ब्लड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, पंप हार्ट को बहुत जोर से पंप करना पड़ेगा क्योंकि वो स्लो स्लो जा रहा है, थक थक के जा रहा है। उसके बाद क्या हेमोक्रिट, हेमोक्रिट बेसिकली होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपका हेमोक्रिट, रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा रेशियो क्या होती है आपका बेटा, रेड ब्लड सेल्स आपके पाए जाते हैं 45% ऐसे ना, और 55% प्लाज्मा होता है। अगर क्या हो, अगर ऐसा हो कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बन जाए 60 to 65%, तो क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिग्निफिकेंट इन ब्लड विस्कोसिटी, पोटेंशियली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एज के साथ बच्चों का ब्लड प्रेशर कम होता है, अडल्ट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एक मैक्सिमम जगह पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है। ओल्ड पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनका जो है ना सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उनकी स्टिफनेस, उनके आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, मैं अगेन बता देता हूँ। यहां पे जब आप मैयर कर रहे हो तो बेटा, जब आप किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मैयर कर रहे होते हो तो आपका जो बेटा ब्लेडर है ना, ब्लेडर, ये आपका तकरीबन एटलीस्ट 40% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। मतलब ये आपका सर्कमफ्रेंस है तो आपका इसका तकरीबन, इस सर्कमफ्रेंस का तकरीबन 40% ब्लेडर होना चाहिए जो उस जगह पे फूल के इन्फ्लेट होके उसका ब्लड प्रेशर मैयर कर सके। और आपका जो डायमीटर है बेटा वो 20% वाइडर होना चाहिए, मतलब आपके जो ये इसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, और 20% वाइडर देन द डायमीटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लिम्ब। आपके लिम्ब का जो मिड पॉइंट है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर से 20% ज्यादा होना चाहिए। अब ये जरा इसको मैं समझाता हूं, आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता ना समझ नहीं आया आपको। ये देखें जरा, अगर आर्म का सर्कमफेरेंस है 30 तो ब्लेडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि उसका 40% होगा, सर्कमफेरेंस का एटलीस्ट 40% होगा ताकि उस ब्लड प्रेशर को इजीली मेजर कर दिया जा सके। अगर 30 सेंटीमीटर आपका आर्म सर्कमफेरेंस है, पेशेंट का सर्कमफेरेंस है, तो आपका ब्लेडर जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। अगर आर्म का डायमीटर जो है पेशेंट का वो 10 सेंटीमीटर है तो उसका 20% ज्यादा होना चाहिए। 20% क्या होता है, 2 होगा ना, 10 का 2 20% होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज करके आए तो आप उसका 20 से 30 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज उसका ब्लड प्रेशर उसके बाद मेजर करो। मतलब एक बंदा ब्लड एक्सरसाइज करके आया, भाग के, आप उसका डायरेक्ट ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, नहीं करना आपने। आपने उसको रेस्ट करवाना है, रिलैक्स करवाना है, उसकी पोजीशन प्रॉपर बनाना है, उसके बाद उसका आपने ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है। जब आपने उसका ब्लड प्रेशर लेना तो आपका जो ब्रेकियल आर्टरी ये आपके हार्ट के बराबर हो, जैसे मैं अभी बैठा हूं ना, ये मेरी ब्रेकियल आर्टरी मेरे हार्ट वाली लोकेशन के तकरीबन बराबर है। तो दिस इज द स्टेट, इस स्टेट के अंदर मैं ब्लड प्रेशर अपना मेजर करवा सकता हूं ऐसे रख के। ठीक है, उसके बाद क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट वाला जो सिस्टम था वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को पता चल गया कि अभी मैंने लड़ाई करनी है, अभी मैंने भागना, अभी मैंने कुछ करना है, तो इस वजह से मुझे एनर्जी चाहिए, उसकी वजह से मेरा कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखो, सीवियर पेन के अंदर क्या होगा, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन बीपी बाय इनहिबिटिंग द वैसोमोटर। अब वैसोमोटर बेटा बेसिकली ब्रेन के अंदर आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। अब जैसे ही पेन, सीवियर पेन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आप उसके वैसोमोटर को जाएंगे सिग्नल्स के, पेन के सिग्नल्स वैसोमोटर को जाएंगे, वैसोमोटर जो है वो एक्टिवेट, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि वैसोमोटर बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इनहिबिट होगा, इनहिबिट इन वैसोमोटर, अब इसी वजह से क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं हो रहा तो क्या होगा, मतलब वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेस। अब अमेरिकन जो है ना, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर जो 30 या 30 से ज्यादा बड़े हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है यूरोप के सेम एज के पर्सन के लिए, मतलब उनके, अब वो कह रहे हैं इसकी एग्जैक्ट काज तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं और इम्यूनिटी फैक्टर्स की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ये कि सेक्स या जेंडर डिफरेंस बिफोर मेनोपॉज। अब मेनोपॉज होता है नेचुरल स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन। नेचुरल स्टॉपिंग ऑफ मेनोपॉज क्या होता है, नेचुरल स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन। अब मेनोपॉज से पहले ब्लड प्रेशर वुमेन का कम होता है, लोअर मतलब मर्दों से कम होता है, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज जब उनका रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है, उनका मेनोपॉज हो जाता है, उनका जो है ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है। मेडिकेशन, स्ट्रेन ड्रग्स, कैफीन, स्टिमुलेंट्स, वैसोप्रेसर्स कैन इंक्रीज बीपी।
इनकी वजह से बीपी जो है इंक्रीज हो जाता है। अदर्स एंटी हाइपरटेंसिव्स, ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। डायरेटिक्स, सीडेटिव्स, ये अब सीडेटिव्स भी रिलैक्स करते हैं, ब्लड प्रेशर कम कर देंगे। डायरेटिक्स क्योंकि वो क्या करती हैं, वैसोडिलेशन कर देती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओबेसिटी के अंदर क्या है, ओबेसिटी के अंदर क्या होगा कि ब्लड प्रेशर, चाइल्ड की ओबेसिटी हो या अडल्ट की ओबेसिटी हो, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन का रिस्क जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स तक खुराक बड़ी मुश्किल से पहुंच रही है। आपकी ओबेसिटी, आपका एडिपोज टिश्यू, आपके फैट सेल्स बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। एडिपोज टिश्यू बेसिकली होता है कि आपके फैट सेल्स होते हैं। कंट्रीब्यूट द इंक्रीज वस्कुलर रेजिस्टेंस, इसकी वजह से क्या होगी, वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। डायनानियल वेरिएशंस, कि आपकी डिफरेंट टाइम के ऊपर क्या होता है ब्लड प्रेशर। आपकी मॉर्निंग के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम, सबसे कम होता है। हाईएस्ट होता है लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग। अर्ली इवनिंग जो आपका असर का टाइम होता है उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर वो हाईएस्ट होता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करें, कार्डिक आउटपुट की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो चेंज होगा। ब्लड वॉल्यूम की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो चेंज होगा। ब्लड विस्कोसिटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर चेंज होगा। आर्टरी कंप्लायंस की वजह से भी आपका ब्लड के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर डिफरेंसेस, चेंजेस आएंगे। उसके बाद ईच ऑफ दिस डायरेक्टली अल्टर द ब्लड प्रेशर लेवल्स। टेम्परेचर में देखो, फीवर के अंदर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल हीट एक्सपोजर, उसमें क्या होगा, काजेस वैसोडाइलेशन। जैसे हीट इंक्रीज हुई तो आपकी बॉडी का जो ब्लड था ना वो थोड़ा थोड़ा वो स्किन तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? ताकि वहां से क्योंकि देखो आपका हीट एक्सपोजर ज्यादा था ना, हीट एक्सपोजर ज्यादा हुआ, हमें गर्मी लगना शुरू हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, वैसोडाइलेशन हो गई। ठीक है, वैसोडाइलेशन हुई तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड जो है वो नॉर्मली फ्लो करना शुरू कर दिया, लोअर बीपी हो गया। और कोर एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो गया, वैसे कंस्ट्रिक्शन हो गई। वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, लीडिंग टू हायर बीपी, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपका बीपी हायर हो जाएगा। तो ये थी आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने बताने हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अपने हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के ऊपर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।